नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम बिहार स्पेशल PW का मंथली मैगजीन समझते हुए रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे कि फरवरी मंथ में बिहार में क्या क्या विकास हुआ और कौन सी घटनाएं हुई और कौन सी योजनाएं लागू हुई इत्यादि। तो आज हमारा ये पार्ट 4 वीडियो लेक्चर है। तो कल हमने टॉपिक 2.11 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग टॉपिक 2.12 राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 देखेंगे। ठीक है, तो नेशनल आरोग्य फेयर 2026 क्या था, इसके बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन 25 से 28 फरवरी को सेगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र में किया गया था। मेला के बारे में जानते हैं। तो इसका उद्घाटन जो है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 फरवरी 2026 को संत गजानन महाराज संस्थान सेवागांव के बिसावा मैदान में किया। यह जो है आरोग्य मेला, इसका राष्ट्रीय आरोग्य मेला है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब किया था? तो 25 फरवरी 2026 को संत गजानन महाराज संस्थान से गांव के बिसावा मैदान में किया था। आयोजक कौन था इसका? राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजक कौन था? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के सहयोग से भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराया। ठीक है, कौन कराया था? भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, इसे आयुष आधारित निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के लिए एक बड़े जन जागरूकता एवं सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम के रूप में संरचित किया गया है। ठीक है, इसे जो है इसका आयोजक अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के सहयोग से भारत सरकार का आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसे आयुष आधारित निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के लिए एक बड़े जन जागरूकता एवं सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम के रूप में संरचित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो औषधि फसलों की ओर विविधीकरण को एक अस्थायी आय के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित करना तथा आयुष क्षेत्र के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना है। यह जो है स्वास्थ्य सेवाओं, ज्ञान प्रसार और ग्रामीण आजीविका संवर्धन के लिए एक समेकित मंच के रूप में कार्य करने का उद्देश्य रखता है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में आयुष प्रणालियों की भूमिका को सुदृढ़ किया जा सके। अब हम एडविन ल्यूटियंस की प्रतिमा के स्थान पर श्री राजगोपालचारी की प्रतिमा की स्थापना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में श्री राजगोपालचारी राजा जी की प्रतिमा अनावरण किया, यानी कि राजगोपालचारी जी को क्या दूसरा नाम उनका है? राजा जी। ठीक है, जिसने कि एडविन ल्यूटियंस की प्रतिमा का स्थान लिया। यह भारत के उपनिवेशवाद विरोधी प्रयास का हिस्सा है। क्या है ये? भारत के उपनिवेशवाद विरोधी प्रयास का हिस्सा है। कौन? एडविन ल्यूटियंस की प्रतिमा। यह जो इस स्थापना का प्रतीक है कि भारत उपनिवेश काल के प्रतीकों को उन राष्ट्रीय नेताओं से परिवर्तन का प्रयास कर रहा है जिन्होंने कि स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद की शासन व्यवस्था को आकार दिया है। श्री राजगोपालचारी यानी कि राजा जी के बारे में पूरा नाम, इनका पूरा नाम क्या था? इनका जो पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालचारी था। इनका जन्म जो 1878 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी। इनकी भूमिका क्या थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? तो स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह वरिष्ठ नेता रहे हैं। कौन? श्री राजगोपालचारी।
और ये गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे, तो 1948 से 1985 तक भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, यह जो प्रारंभिक राजनीतिक करियर, यह वर्ष 1906 कोलकाता और 1907 सूरत कांग्रेस सत्र में भाग लिया था उन्होंने। वर्ष 1916 में होम रूल लीग में शामिल हुए थे श्री राजगोपालाचारी राजा जी। ठीक है, वर्ष 1919 के बाद महात्मा गांधी से संपर्क में आए और वर्ष 1970 में सलेम नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, इनका मुख्य योगदान क्या था, तो इनका मुख्य योगदान असहयोग आंदोलन में भाग लिया और वेदारण्यम नमक सत्याग्रह 1930 का नेतृत्व भी किया था। श्री राजगोपालाचारी राजा जी फार्मूला 1944 प्रस्तावित किया, CR फार्मूला। ठीक है, 1944 को प्रस्तावित किया, जो कि कांग्रेस मुस्लिम लिंगवाद पाकिस्तान को सुलझाने का प्रारंभिक प्रयास था। मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री रहे 1937 से 1939 तक और इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना की 1959, जो कि बाजार केंद्रित सुधारों की वकालत करती थी। इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो किसने किया था, श्री राजगोपालाचारी जी। ठीक है, ये विरासत में क्या था, ये राजा जी को प्रशासनिक ईमानदारी और सामाजिक सुधार, साहित्यिक कार्य और सिद्धांतपूर्ण विकेंद्रीकृत शासन के लिए भी याद किया जाता है। उन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। श्री राजगोपालाचारी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1954 ईस्वी में। ये जो थे वे यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बने। एडविन ल्यूटियस के बारे में। एडविन ल्यूटियस कौन थे? सॉरी, ये इनका जो पूरा नाम था सर एडविन ल्यूटियस, जिनका जन्म 1869 और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1944 को हुई थी। इनकी भूमिका क्या थी एडविन ल्यूटियस की, तो ब्रिटिश वास्तुकार जिन्होंने कि नई दिल्ली के प्रमुख भवनों का भी डिजाइन किया था। एडविन ल्यूटियस कौन थे, जिन्होंने कि नई दिल्ली के प्रमुख भवनों का क्या किया था, डिजाइन किया था। ये ब्रिटिश वास्तुकार थे। कौन, एडविन ल्यूटियस। इन भारत में इनकी भूमिका क्या रही, तो वर्ष 1919 में दिल्ली दरबार के बाद उन्हें ब्रिटिश भारत की नई राजधानी दिल्ली में डिजाइन का काम दिया गया था। ठीक है, इनका मुख्य योगदान क्या था, तो वायसराय हाउस वर्ष 1929 में पूरा और वर्तमान राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन किया इन्होंने। ठीक है, सेंट्रल विस्टा और नई दिल्ली के प्रमुख सरकारी भवनों की योजना में योगदान दिया। ठीक है, ये थे एडविन ल्यूटियस। अब हम लोग जानेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के बारे में। तो ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने 25 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। क्या उपलब्धि हासिल की थी, इनका हम लोग देखेंगे। तो इनका मुख्य बिंदु था, इसे यूट्यूब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर पाठ के लाइव प्रसारण को सबसे अधिक दर्शकों के द्वारा देखे जाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, किनके द्वारा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज। ठीक है, सॉरी, यह रिकॉर्ड पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तैयार किए गए एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया, जो कि चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज इस वर्ष जो 1975 में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। वर्ष 1975 में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह जो था एक स्वायत्त निकाय है जो कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए उच्च और मानक
समान मानक निर्धारित करता है। इनका मुख्यालय जो था नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, यह जो है एक स्वायत्त निकाय जो कि क्या करता है? स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए उच्च और समान मानक निर्धारित करता है। ठीक है, अब हम लोग श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह प्राधिकरण के बारे में जानेंगे। तो ये क्या था श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह? तो यह जो था श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह प्राधिकरण ने अपने 155 वर्ष के इतिहास में पहली बार रात्रिकालीन पायलटेज संचालन किया। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु क्या था? तो यह जो संचालन हुगली नदी के अपर रीच क्षेत्र में डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच किया गया था। ठीक है, यह उपलब्धि जो मई 2025 में सफल प्रशिक्षण के बाद 25 फरवरी 2026 को कंटेनर पोत सिनार पंगलाम सुसु के कोलकाता डॉक सिस्टम में सुरक्षित प्रवेश से प्रारंभ के साथ प्राप्त हुई थी। कैसे प्राप्त हुई थी यह उपलब्धि मई 2025 में सफल परीक्षण के बाद 25 फरवरी 2026 को कंटेनर पोत सिनार पंगलाम सुसु के कोलकाता डॉक सिस्टम में सुरक्षित प्रवेश से प्रारंभ के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है, लगभग यह 40 नॉटिकल मील्स का यह मार्ग संकीर्ण चैनलों, बदलते रेत तटों और तेज पार्श्व धराव के कारण भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण नदी मार्गों में से एक माना जाता है। ठीक है, पहले यह संचालन केवल दिन के समय तक सीमित था, लेकिन इस पहल से अब 24/7 जहाज़ों की आवाजाही संभव हो सकेगी। ठीक है, इस पहल से जहाज़ों के आवागमन समय में कमी आएगी, बर्थ के उपयोग में दक्षता बढ़ेगी, बंदरगाह पर जाम की स्थिति कम होगी तथा कार्गो प्रबंधन की समग्र दक्षता में सुधार भी होगा। श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह प्राधिकरण का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स एंड साइंस झारखंड के धनबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्राचीन भारतीय ग्रंथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? झारखंड के धनबाद स्थित जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहाँ पे प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, यह जो सम्मेलन के बारे में हम लोग जानेंगे, प्राचीन भारतीय ग्रंथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी। झारखंड के धनबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय खनन विद्यालय में प्राचीन भारतीय ग्रंथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जो है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की द्वारा प्रायोजित था। इसका जो संयुक्त आयोजन जो है भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र तथा संस्थान के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में ज्ञान से विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक के विकास को रेखांकित किया गया, जिसमें कि प्राचीन भारत में दर्शन और वैज्ञानिक तर्क और व्यवहारिक अनुप्रयोग के समन्वित दृष्टिकोण पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में विद्वान ने भारत की शास्त्रीय ज्ञान परंपराओं और औद्योगिक वैज्ञानिक चिंतन के बीच संबंधों का विश्लेषण किया। यह सम्मेलन जो था 25 से 27 फरवरी तक आयोजित किया गया, जिसमें कि शैक्षणिक सत्रों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेरी का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026। टेरी क्या है ये, इसके बारे में जानें। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSTS के रजत जयंती 25वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, टेरी क्या है? तो टेरी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के रजत जयंती 25वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 क्या था? तो यह था एनर्जी एंड
रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इनकी स्थापना वर्ष 2001 में दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन के रूप में की गई थी। वर्ष 2024 का जो संस्करण शिखर सम्मेलन का रजत जयंती होगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का जो संस्करण होगा, यह सम्मेलन रजत जयंती का 25वां शिखर सम्मेलन होगा। 25वां जो संस्करण का थीम है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का, वह है कि परिवर्तन, सतत विकास के लिए दृष्टि, आवाज़ और मूल्य। थीम क्या है? सतत विकास के लिए दृष्टि, आवाज़ और मूल्य। महत्व क्या है इसका? यह जो है ग्लोबल साउथ में आयोजित सतत विकास पर केंद्रित एकमात्र स्वतंत्र रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। ठीक है, अब हम लोग राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में पढ़ेंगे। सभा सार पहल यानी कि सभा सार इनिशिएटिव क्या था, इसके बारे में। यह जो है जनवरी 2026 तक विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 1.11 लाख के से अधिक ग्राम पंचायतों ने AI आधारित ग्राम सभा बैठक सारांश उपकरण सभा सार को अपना लिया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की जो 1.1 लाख से अधिक की ग्राम पंचायत है, उन्होंने क्या किया? AI आधारित जो ग्राम सभा बैठक का सारांश था, उसके उपकरण में सभा सार को अपना लिया है। ठीक है, सभा सार पहल के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सभा सार क्या होता है इसके बारे में। सभा सार जो एक AI सक्षम वॉइस टू टेक्स्ट बैठक सारांश प्लेटफॉर्म है, जिसे कि 14 अगस्त 2025 को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम सभा तथा पंचायत की जो कार्यवाही को डिजिटल और मानकीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जो नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नोडल मंत्रालय यानी कि पंचायती राज। AI और क्लाउड अवसंरचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITY यानी कि MITI के इंडिया AI मिशन के तहत इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। AI और क्लाउड अवसंरचना किसके माध्यम से उपलब्ध कराया गया? तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया AI मिशन के तहत किसके द्वारा माध्यम से उपलब्ध कराया गया? तो इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, तो ये डेटा गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस है जो कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP अधिनियम। ठीक है, डेटा गवर्नेंस डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी कि DPDP अधिनियम 2023 के ढांचे के तहत विनियमित डेटा पूरी तरह से सरकारी प्रणालियों के भीतर संसाधित होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सभा सार का उद्देश्य क्या है? तो सभा सार का मुख्य उद्देश्य है कि बैठक के कार्यवृत्ति यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मोम की स्वचालित और सटीक तैयारी सक्षम बनाना, स्थानीय शासनों में पारदर्शिता, रिकॉर्डिंग कीपिंग और जवाबदेही में सुधार, ग्राम सभा की बैठक भागीदारी और अनुवर्ती कार्रवाइयों की निगरानी में सहायता करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्या क्या मुख्य उद्देश्य है? बैठक में कार्यवृत्त की स्वचालित और सटीक तैयारी सक्षम बनाना और स्थानीय शासन में पारदर्शिता, रिकॉर्डिंग कीपिंग, जवाबदेही में सुधार करना और ग्राम सभा की बैठक करना, भागीदारी और अनुवर्ती कार्रवाइयों की निगरानी में सहायता करना। ठीक है, अब हम इसका महत्व समझते हैं सभा सार का। यह जो है जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को मजबूत करता है, पंचायती दस्तावेजीकरण में मानवीय कार्यभार और त्रुटियों को कम करता है, पंचायत के कार्यों और प्रस्तावों के अनुपालन की साक्ष्य आधारित निगरानी की भी सुविधा प्रदान करता है। स्वीकृत वाले शीर्ष राज्य क्या है? राज्य पंचायतों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31,477 यानी कि 31,477। तमिलनाडु में 12,451, आंध्र प्रदेश में 9,285 और छत्तीसगढ़ में 8,834 और उड़ीसा में 6,720। ये है स्वीकृत वाले शीर्ष राज्य।
जिन्होंने इसको स्वीकृति दी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विशेष अधिकार हनन नोटिस, प्रिविलेज पेज नोटिस। तो हाल ही में विपक्षी सांसद त्रिची सिवा ने संसद सत्र के दौरान भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर मीडिया को जानकारी देने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के विरुद्ध विशेष अधिकार हनन का नोटिस पेश किया है। विपक्षी सांसद त्रिची सिवा ने संसद सत्र के दौरान, किसने? विपक्षी सांसद त्रिची सिवा, ठीक है, उन्हीं के संसद सत्र के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर, भारत और अमेरिका का जब व्यापार समझौता हो रहा था तब मीडिया को जानकारी देने के लिए वाणिज्य मंत्री जो कि पीयूष गोयल हैं उनके विरुद्ध विशेष अधिकार का हनन का नोटिस पेश किया गया। क्यों पेश किया गया इसके बारे में हम देखिए। विशेष अधिकार हनन नोटिस के बारे में, यह जो होता है एक विशेष अधिकार नोटिस संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसमें कि किसी मंत्री, सदस्य या बाहरी व्यक्ति के द्वारा संसदीय विशेष अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, यह जो संसदीय विशेषाधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान है, यह अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के सदस्य विशेषाधिकार और अनुच्छेद 194 जो है 194 यह राज्य विधानसभाओं के विशेष अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद 194 जो है राज्य विधानसभाओं का एक विशेष अधिकार देता है, क्योंकि अनुच्छेद 105 जो है संसद सदस्यों को संसदीय विशेष अधिकार देता है। संसद के जो सदस्य हैं उनको संसदीय विशेष अधिकार देता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है विशेष अधिकार हनन नोटिस का? तो ये जो संसद और उसके सदस्यों की गरिमा, प्राधिकार और सामूहिक कार्यप्रणाली की रक्षा करना है। और विशेष अधिकार का हनन ये क्या होता है? विशेष अधिकार हनन तब होता है जब संसद या उसके सदस्यों के उन अधिकारों और प्रतिरक्षाओं का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, जो कि स्वतंत्र और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है, या जब सदन की अवमानना की जाती है, उसी को हम लोग विशेष अधिकार हनन कहते हैं। समझ गया? ये क्या होता है? जब संसद या उनके सदस्य, ठीक है, अधिकारों और प्रतिरक्षाओं का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, तो जो स्वतंत्र और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होता है या फिर सदन की अवमानना की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? विशेष अधिकार का हनन। अब हम लोग हनन का एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या होता है कि सदस्यों के विरुद्ध झूठे या हानिकारक का बयान देना, यानी कि जो संसद में सदस्य हैं उनके विरुद्ध क्या करना? मानहानिकारक बयान देना या फिर झूठा उनके विरुद्ध कुछ भी बोलना, ये क्या होता है? उनके हनन माना जाता है। ये संसद की कार्यवाही से हटाए गए अंशों का प्रकाशन करना, संसद का जो कार्यवाही है कि हटाए गए अंशों का प्रकाशन करना या फिर समिति की रिपोर्टों का समय से पूर्व खुलासा करना, और कर्तव्यों के निर्वहन में सदस्यों को बाधित करना या डराना, ये सब क्या है? मानहानि के यानी कि विशेष अधिकार हनन के एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है इसका? तो एक संसद लोकसभा अध्यक्ष, इनकी लोकसभा या सभापति राज्यसभा को लिखित नोटिस प्रस्तुत करता है। यह नियम जो है 222 लोकसभा और नियम 187 लोकसभा के द्वारा प्रशासित होता है। यदि स्वीकार कर लिया जाए तो मामले पर चर्चा की जा सकती है, इसे विशेष अधिकार समिति को भेजा जा सकता है। लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य। ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो एक सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को लिखित नोटिस प्रस्तुत करेगा और फिर यह नियम 222 और नियम 127 के द्वारा प्रशासित होता है। यदि स्वीकार कर लिया जाए तो मामले पर चर्चा की जा सकती है, यदि इसे विशेष अधिकार समिति को भेजा जा सकता है या फिर इसे विशेष अधिकार समिति को। इसमें लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। संभावित कार्यवाही और दंड क्या होता है? तो ये संसद हनन की गंभीरता के अनुसार कार्यवाही कर सकती है। जो संसद है हनन की जो गंभीरता होगी उसके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं, उसके जो कर सकते हैं
चेतावनी दे सकती है, निलंबित कर सकती है, या फिर किसी सदस्य को निष्कासित भी कर सकते हैं, या किसी बाहर व्यक्ति को कारावास दे सकते हैं। महत्व क्या है इसका? विशेष अधिकार नोटिस संसद सत्र के दौरान कार्यपालिका पर संसद की सर्वोच्चता को मजबूत करते हैं, ठीक है, तथा जवाबदेही एवं संस्थागत सम्मान सुनिश्चित करते हैं। इसका यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका महत्व है कि यदि विशेष अधिकार नोटिस संसद सत्र के दौरान कार्यपालिका पर संसद की सर्वोच्चता को मजबूत करते हैं और तथा जवाबदेही एवं संस्थागत सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। इसका महत्व है इस अधिकार का। सब्स्टैंटिव मोशन, ये क्या होता है? सब्स्टैंटिव मोशन लोकसभा में विपक्ष के नेता के विरुद्ध सत्तारूढ़ दल के एक नेता द्वारा एक सब्स्टैंटिव मोशन प्रस्तुत किया गया, ठीक है। लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं उनके विरुद्ध सत्तारूढ़ दल के नेता के द्वारा एक सब्स्टैंटिव मोशन प्रस्तुत किया गया। अब हम लोग देखते हैं सब्सटेंटिव मोशन होता क्या है। तो ये जो सब्सटेंटिव मोशन की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। तो ये क्या होता है? यह जो एक सब्सटेंटिव मोशन लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया एक स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है। तो यह क्या होता है? सब्सटेंटिव मोशन लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव, स्वतंत्र प्रस्ताव होता है, जिसका उद्देश्य होता है संसद के किसी विषय पर स्पष्ट और बाध्यकारी निर्णय प्राप्त करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? उपसभापति के चुनाव हेतु प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा उस सदस्य की सीट को रिक्त घोषित करने का प्रस्ताव जिसकी अनुपस्थिति की अनुमति न दी गई। ये सभी राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले सब्सटैंटिव मोशन के उदाहरण हैं, ठीक है। यह जो है स्वतंत्र प्रकृति, यह अपने आप में पूर्ण होता है और किसी अन्य विचाराधीन कार्य से जुड़ा नहीं होता है। जब इसे स्वीकार किया जाता है तो यह किसी विशिष्ट विषय पर सदन की औपचारिक राय या इच्छा को दर्शाता है। क्या स्वीकृति की अनिवार्यता क्या है? तो लोकसभा के कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत ऐसा प्रस्ताव केवल अध्यक्ष की स्वीकृति से ही स्वीकार किया जा सकता है। इसकी सब्सटैंटिव मोशन की स्वीकृति की अनिवार्यता है कि लोकसभा के कार्य का संचालन नियमावली के अंतर्गत ऐसा प्रस्ताव केवल अध्यक्ष की स्वीकृति से ही स्वीकार किया जा सकता है। अगर उस अध्यक्ष स्वीकार नहीं करता है तो इसे भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष का विवेकाधिकार मतलब अध्यक्ष को नोटिस की स्वीकार या अस्वीकार करने तथा यह निर्णय लेने का पूर्ण विवेकाधिकार होता है कि इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तब इस पर सदन में चर्चा की जा सकती है और इसे मतदान के लिए रखा जा सकता है। विशेष रूप यह जो क्या है, यह अध्यक्ष का विवेकाधिकार होता है, ठीक है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इस पर सदन में चर्चा की जा सकती है और इसे मतदान के लिए रखा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं होगा, ठीक है। विशेष स्वरूप क्या है इसका? तो दैनिक बहस में शामिल समान हस्तक्षेपों के विपरीत सब्सटैंटिव मोशन सदन को उठाए गए मुद्दे पर सीधे विचार करने और उस पर औपचारिक रूप से अपनापन मत व्यक्त करने के लिए बाध्य करता है। चर्चा की शर्त क्या है? इस पर चर्चा की शर्त क्या है? कुछ पदों पर आसीन व्यक्तियों के आचरण पर केवल विधिवत शब्दों में तैयार किए गए सब्सटैंटिव मोशन के माध्यम से ही चर्चा की जा सकती है, ठीक है। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के आचरण पर विधिवत शब्दों में तैयार किए गए सब्सटैंटिव मोशन के माध्यम से ही चर्चा की जा सकती है। द्वितीयक समर्थन की शर्त क्या है? तो उपसभापति के चुनाव हेतु प्रस्ताव और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को छोड़कर किसी भी सब्सटैंटिव मोशन के लिए समर्थन आवश्यक नहीं होता है। किसके? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उपसभापति के चुनाव हेतु प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव को छोड़कर किसी के लिए सब्सटैंटिव मोशन के लिए समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। नोटिस और प्रस्ताव प्रस्तुत करने क्या होता है? सब्सटैंटिव मोशन के लिए पहले नोटिस लेना आवश्यक होता है, ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार क्या है? यह प्रस्ताव पर वही सदस्य प्रस्तुत कर सकता है जिसने इसका नोटिस दिया हो, ठीक है।
ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुत कौन कर सकता है? केवल वही सदस्य प्रस्तुत कर सकता है जिसने इसका नोटिस दिया हो। यदि कोई प्रस्ताव किसी मंत्री के नाम पर हो तो उसे कोई अन्य मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा मामले में प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले मंत्री को यह स्पष्ट करना होता है कि वह इसे दूसरे मंत्री की ओर से प्रस्तुत कर रहा है, तभी जाके वो ऐसा कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है 2005 कैश फॉर क्वेरी घोटाला 10 सांसद, इसमें 10 सांसद थे। लोकसभा के द्वारा की गई कार्रवाई जांच समिति पवन कुमार बांसल की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। सदन ने प्रस्ताव अपनाया और सभी 10 सदस्यों को निष्कासित कर दिया। – 2006 का एक मामला था MP LADS अनुचित आचरण। इसमें 4 सांसद थे। इसमें समान प्रक्रियात्मक चरणों के बाद MP LADS योजना से संबंधित मामले में सदस्यों को फटकार लगाई गई और निलंबित किया गया, ठीक है। 2008 का जो बाबू भाई के कटारा मामला था, उसमें 2007 का राजेश कुमार मांझी का हवाई यात्रा का दुरुपयोग करने का मामला था। जो बाबू भाई के कटारा मामला था, उसमें क्या हुआ कि समिति ने गंभीर कदाचार पाया, सदस्य को निष्कासित करने हेतु सदन ने प्रस्ताव पारित कर उन्हें निष्कासित कर दिया गया। वैसे ही 2007 का जो राजेश कुमार मांझी का हवाई यात्रा का दुरुपयोग का मामला था, इसमें समिति ने रिपोर्ट के आधार पर 30 बैठकों के लिए निलंबन और आधिकारिक यात्रा के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव को इंग्लिश में हम लोग मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रस्ताव होता है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रस्ताव जो होता है, संसदीय शब्दों में प्रस्ताव सदन के किसी सदस्य के द्वारा किया गया एक आधिकारिक सुझाव होता है, जिसके माध्यम से वह सदन के किसी विशेष कार्रवाई करने, किसी आदेश को लागू करने या किसी विशेष मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का अनुरोध करता है, ठीक है। इस प्रकार जो तैयार किया जाता है, सदन इसे एक निर्णय के रूप में स्वीकार कर सके, इसलिए इसको इस प्रकार तैयार किया जाता है कि जो संसद है इसे अपने निर्णय के रूप में स्वीकार कर सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्ताव, ठीक है। एक वर्ड में बोले तो प्रस्ताव जो होता है सदन के किसी सदस्य के द्वारा किया गया एक आधिकारिक सुझाव होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पैकेज मैंडेटरी हेल्थ वार्निंग्स ऑन पैकेज फूड्स, ये क्या होता है? पैकेज खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी। हाल ही के एक निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को उच्च शर्करा, नमक तथा संतृप्त वसा वाले पैकेज खाद्य उत्पादों पर अनिवार्य फ्रंट ऑफ पैकेज चेतावनी लेबल शुरू करने पर विचार करने का निर्देश दिया। संबंधित तथ्य क्या था? फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग सुधार हेतु उच्चतम न्यायालय का आग्रह। वर्ष 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति को फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग को लागू करने हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 में संशोधन की सिफारिश करने का निर्देश दिया, ठीक है। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग सुधार हेतु उच्चतम न्यायालय का आग्रह था कि वर्ष 2025 में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणों के अंतर्गत एक विशेष समिति को फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग को लागू करने हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 में संशोधन की सिफारिश करने का निर्देश दिया था। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के बारे में जानेंगे। यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फ्रंट ऑफ पैकेज FOP लेबल सरल प्राय पोषण संबंधित जानकारी से संबंधित होते हैं, जिन्हें कि खाद्य पैकेट के सामने प्रदर्शित किया जाता है ताकि उपभोक्ता उत्पाद की पोषण गुणवत्ता को शीघ्र समझ सके। ये क्या होता है? फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग। तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल जो है पोषण संबंधित जानकारी से संबंधित होते हैं, जिन्हें कि खाद्य पैकेट के सामने प्रदर्शित किया जाता है ताकि उपभोक्ता उत्पाद की पोषण गुणवत्ता को शीघ्र यानी कि तुरंत समझ सके।
ये जो भारत में फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का विकास था, ये कैसे हुआ था, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में जो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का विचार पहली बार 2014 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2013 में स्थापित एक विशेषज्ञ समिति की तरह प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, दिसंबर 2019 में FOPL को व्यापक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमों से अलग करके स्वतंत्र विचार के लिए रखा गया। ठीक है, ये जो 15 फरवरी 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग को लागू करने हेतु अपने मसौदा विनियमों में हेल्थ स्टार रेटिंग प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव किया। यह उपभोक्ता को शर्करा, सोडियम और वसा जैसे अस्वास्थ्यकर घटकों को उच्च स्तर के बारे में भी सचेत करता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अनुसार फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पादों पर प्रदान की गई पोषण संबंधी जानकारी को आसानी से समझने में सहायता करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत में FOPL की आवश्यकता क्या है। यह जो असंचारी रोग NCDs का बढ़ता बोझ भारतीय असंचारी रोगों NCDs जैसे कि मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों के बढ़ते बोझ का सामना कर रहा है, जो कि प्रसंस्कृत और अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उच्च उपभोग से जुड़े हैं। सूचित विकल्प बनाना, इनकी पारंपरिक लेबलिंग के पोषण संबंधी जानकारी अक्सर पीछे की ओर छोटे अक्षरों में दी जाती है। ठीक है, इसे कि अनेक उपभोक्ता नहीं देखते, जिसे कि बिना जानकारी के विकल्प चुने जाते हैं। तो एक सूचित विकल्प बनाना। सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्य FOPL की आवश्यकता सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्य में भी है। यह जो SDG 3 यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है। पैकेज खाद्य पदार्थों का उच्च उपयोग है। यह तीव्र शहरीकरण, जीवन शैली में परिवर्तन और आक्रामक विपणन ने प्रसंस्कृत और रेडी टू ईट खाद्य उत्पादों पर निर्भरता बढ़ा दी है। इसलिए FOPL की आवश्यकता है। इसमें पैकेज खाद्य पदार्थों के उपभोग पे भी है, जो कि तीव्र शहरीकरण की बहुत तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है, जो जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है और आक्रामक विपणन ने प्रसंस्कृत और रेडी टू ईट खाद्य उत्पादों पर निर्भरता भी बढ़ा दी। आगे की राह क्या है कि विज्ञान आधारित पोषक तत्व सीमा निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़ों के आधार पर शर्करा, नमक और संतृप्त वसा के लिए कठोर सीमा निर्धारित की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो सिफारिशों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़ों के आधार पर शर्करा, नमक और संतृप्त वसा के लिए कठोर सीमा निर्धारित की है। व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के साथ एकीकरण FOPL जो है, FOPL को ईट राइट इंडिया तथा राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह रोग और आघात की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम NPCDCS जैसी पहलों के साथ जोड़ा जाए। उपभोक्ता जागरूकता अभियान FOPL जो है प्रतीकों की व्याख्या के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने हेतु राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान प्रारंभ किए जाएं। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के बारे में, इसमें देखिए हम क्या है कि इसमें जो है FSSAI की स्थापना ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई है, जो कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों को प्रबंधित करने वाले विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को उल्लिखित करता है। ठीक है, नोडल मंत्रालय जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। केरल का नाम जो है केरलम करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति। केरल का नाम को क्या अब केरलम कर दिया गया। इसके लिए इसकी किसको स्वीकृति प्राप्त की गई है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की। ठीक है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स रीनेमिंग केरला एज केरलम।
यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम जो है बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे इस परिवर्तन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई। कैबिनेट की जो मंजूरी के बाद राष्ट्रपति केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को केरल विधानसभा के लिए 4 हेतु भेजेंगे, और जैसे कि अनुच्छेद 3 के तहत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही जो है राष्ट्रपति केरल विधेयक 2026 को केरल विधानसभा के लिए विचार हेतु भेजेंगे। ठीक है, जो कि इसको महत्वपूर्ण बताया गया अनुच्छेद 3 में। तभी जाके केरल का नाम को परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और केरल को केरलम नाम देने की पृष्ठभूमि ये क्या है? ये जो सर्वसम्मत विधानसभा प्रस्ताव कि केरल जो है विधानसभा के 24 जून 2024 को सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, राज्य का नाम जो है केरल से केरलम बदलने के लिए। ठीक है, सर्वसम्मत विधान प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, जो भाषाई पहचान की मान्यता, ये भी है एक पृष्ठभूमि। ये रही है कि प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य को मलयालम में केरल कहा जाता है, जो इसकी भाषाई और संस्कृति की पहचान को दर्शाता है। ठीक है, भाषाई पहचान की मान्यता के कारण इनका नाम केरलम पड़ रहा है। ठीक है, या फिर भाषाई पुनर्गठन का आधार, प्रस्ताव में जोर दिए कि भाषाई पहचान आज पुनर्गठन का आधार थी। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ केरल पीरवी 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ, जिसे कि केरल पीरवी के रूप में मनाया जाता है। इसका केरल पीरवी का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ था, जिसे कि केरल पीरवी के रूप में मनाया जाता है। जब गठन हुआ था केरल को, उस दिन को केरल पीरवी के रूप में मनाया जाता है। यह जो एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। ठीक है, राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, राज्य का नाम बदलने की क्या क्या प्रक्रिया है। राज्य के नाम बदलने की प्रक्रिया है कि संवैधानिक आवश्यकता शहरों के नाम बदलने के लिए विपरीत राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है, और प्रस्ताव राज्य सरकार से आना चाहिए, न कि केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, और गृह मंत्रालय के द्वारा परीक्षण, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय अनुरोध की जांच करता है और निम्नलिखित एजेंसियों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करता है, जैसे कि रेल मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, भारत सर्वेक्षण, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इन सब से क्या प्राप्त करता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। और संसद में बिल पेश करना, संसद में इसके लिए बिल पेश किया जाएगा राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया में, ये भी आता है। यदि मंजूर हो जाता है तो प्रस्ताव को संसद में बिल के रूप में पेश किया जाता है। अंतिम मंजूरी और अधिसूचना, इसमें संसद के द्वारा पारित होने और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद नया नाम प्रभावी हो जाता है। जब संसद के द्वारा यह पारित हो जाएगा यह बिल, अंतिम मंजूरी और जो अधिसूचना है, जब संसद के द्वारा पारित हो जाता है और आधिकारिक अधिसूचना जारी हो जाता है, तब यह नया नाम क्या होगा? प्रभावी हो जाएगा, केरलम। ठीक है, नाम बदलने के कुल क्या क्या एग्जाम्पल है? राज्य स्तरीय परिवर्तन, मध्य प्रदेश का भी नाम बदला गया तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश जो 1956 में पुनर्गठन के बाद बनाया गया, जिसमें कि मध्य भारत एक एकीकरण शामिल था। तमिलनाडु जो कि 1969 मद्रास राज्य का नाम बदल करके तमिल पहचान दर्शाने के लिए रखा गया, क्योंकि वहाँ की भाषा भी क्या है? तमिल बोली जाती है, इसीलिए वो नाम था मद्रास, लेकिन अब उसको बदल करके तमिलनाडु बोल दिया गया। ठीक है, रख दिया गया उसका राज्य का नाम। कर्नाटक जो कि 1973 ईस्वी में मैसूर राज्य का नाम बदल करके व्यापक कन्नड़ भाषी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया। यह जो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है मैसूर से कर्नाटक रख दिया गया। उत्तराखंड में देखिए,
2007 ईस्वी में इसका नाम चेंज। उत्तरांचल का नाम बदल करके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान दर्शाने के लिए उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक है, पहले जो उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल था, जबकि 2007 में बदल करके इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। क्यों रखा गया था, किसके नाम पे, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को दर्शाने के लिए। और कर्नाटक में क्यों रखा गया, यहाँ पे बहुत अधिक कन्नड़ भाषी क्षेत्र के लोग रहते हैं, इसे व्यापक कन्नड़ भाषी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया। ठीक है, मैसूर से कर्नाटक। और तमिलनाडु में मद्रास से तमिल पहचान दर्शाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण 2023। इसमें क्या था सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण। वर्ष 2023 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक हित याचिका खारिज कर दी, जिसमें कि प्राचीन भारत पर केंद्रित नामांतरण आयोग बनाने और कथित रूप से क्रूर आक्रमणकारियों के द्वारा बदले गए नामों की बहाली का अनुरोध किया गया था। ठीक है, पीठ ने स्पष्ट किया कि देश जो अतीत का कैदी नहीं रह सकता। ठीक है, यह देखा गया कि इतिहास का जो चयनात्मक गुण विभाजन पैदा कर सकता है। इतिहास का जो चयनात्मक गुण क्या कर सकता है, विभाजन पैदा कर सकता है। संसदीय मित्रता समूह, यह जो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स PFGS, यह क्या होता है, हाल में जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 64 संसदीय मित्रता समूह पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स PFGS का गठन किया, जिसमें कि 60 से अधिक देशों को शामिल किया गया, ताकि भारत की संसद कूटनीति और वैश्विक विधायी सहभागिता को मजबूत किया जा सके। संसदीय मित्रता समूह PFGS के बारे में परिभाषा, यह संरचित मंच है जिसमें कि दोनों पक्ष, सत्तारूढ़ और विपक्ष के सांसद शामिल होते हैं, ताकि वे अपने विदेशी समकक्षों के साथ संवाद और सहयोग कर सकें। संसदीय मित्रता समूह, इसके प्रवर्तक कौन थे, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा प्रस्तावित औपचारिक रूप से स्थापित। स्वरूप क्या था, यह अस्थायी प्रतिनिधि मंडल से हट करके संस्थागत स्वतंत्र सहभागिता की ओर कदम है। संरचना में क्या था, कुल 704 सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा को 64 समूह में विभाजित किया गया। विस्तार क्या था, प्रत्येक पैनल में 11 सांसद होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला शामिल होगी। इसका एग्जाम्पल क्या था, भारत इजराइल रविशंकर प्रसाद, भारत फारस शशि थरूर, भारत ऑस्ट्रेलिया अखिलेश यादव, भारत US जो थे बैजयंत पांडा। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था संसदीय कूटनीति को संस्थागत रूप देना, विदेशी विधायकों के साथ सतत संवाद स्थापित करना, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक शासन में सहयोग को बढ़ावा देना। विदेशी सहभागिता में भारत के लोकतांत्रिक बहुलवाद और द्विपक्षीय सहमति को प्रतिबंधित करना। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल्स क्या था, यह जो क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल, विदेश मंत्री S जयशंकर ने वाशिंगटन DC में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल्स के उद्घाटन समारोह की भागीदारी की थी। यह जो एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो कि वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित, विविध और स्थिर करने के लिए नीतियों के समन्वय हेतु मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाता है। ठीक है, इसका मेजबान राष्ट्र कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल का जो मेजबान राष्ट्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वाशिंगटन DC। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कुछ देशों पर अत्यधिक निर्भरता कम करके आपूर्ति श्रृंखलाओं के जोखिम को कम करना और खनन, प्रसंस्करण और शोधन में विविधीकरण को बढ़ावा देना, विश्वसनीय भागीदारों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, खनिज आपूर्ति की सामर्थ्य, संधारणीयता और लचीलापन सुनिश्चित करना। महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, यह क्या था, इसका अर्थ है महत्वपूर्ण खनिज का
अर्थ आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक खनिज जिनमें संकेंद्रण भू राजनीतिक या सीमित विकल्पों के कारण उच्च आपूर्ति जोखिम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम। रणनीतिक महत्व क्या था? ऊर्जा संक्रमण, ईवी बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए आवश्यक होता है। वैश्विक प्रयास क्या था? खनन और प्रसंस्करण उद्योगों पर कुछ देशों का प्रभुत्व है, जैसे कि लिथियम, चिली, ऑस्ट्रेलिया, कोबाल्ट, कांगो और RES प्रसंस्करण चीन। अब हम लोग ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र BCIC इसके बारे में जानेंगे। तो BCIC क्या है? यह एक बहुपक्षीय सार्वजनिक निजी मंच है जो कि ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस देशों में विनिर्माण उद्यमों और MSMEs की सहायता प्रदान करता है। यह औद्योगिक आधुनिकीकरण, डिजिटल परिवर्तन और सतत विनिर्माण पर केंद्रित है। यह जो है ब्रिक्स को नई औद्योगिक क्रांति साझेदारी के अंतर्गत कार्य करता है। मिशन क्या है इसका? ब्रिक्स का मिशन जो है उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी, नवाचार और सीमा पार औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देकर के औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादकता और लचीलापन को बढ़ाना। उत्पत्ति और संस्थागत समर्थन क्या है इसका जो है BCCI की शुरुआत वर्ष 2024-25 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के मुख्यालय में की गई। UNITO तकनीकी विशेषज्ञता और संस्थागत समर्थन प्रदान करता है, जिससे कि वैश्विक औद्योगिक विकास मानकों की अनुरूपता सुनिश्चित होती है। BCCI के प्रमुख कार्य कौन है? BCCI के प्रमुख इंडस्ट्री 4.0 और फैक्ट्री डिजिटलाइजेशन को समर्थन और प्रौद्योगिक प्रदाताओं और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी को बढ़ावा, बाजार सूचना, परामर्श सेवा और वित्त तक पहुंच प्रदान करना, कौशल उत्पादकता और सतत औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देना। भारत की भूमिका, भारत की जो है भागीदारी को DPIIT और UNITO के बीच ट्रस्ट फंड समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC को भारत का नोडल केंद्र नामित किया गया है, जो सहभागिता, क्षमता निर्माण और उत्पादकता वृद्धि पहलों का नेतृत्व करेगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, इंडिया USA ट्रेड डील। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि हाल ही में घोषित भारत अमेरिका व्यापार समझौते में संवेदनशील कृषि वस्तु एवं डेयरी उत्पादों को बाहर रखा जाएगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौता में क्या हुआ था कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भारत अमेरिका व्यापार समझौता में संवेदनशील कृषि वस्तु और डेयरी उत्पादों को क्या किया जाएगा? बाहर रखा जाएगा। इसका मुख्य बिंदु क्या था? इसका मुख्य बिंदु था टैरिफ में कटौती। अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर अपने 25% की पारस्परिक शुल्क को घटा करके 18% करने पर सहमत हो गया है। साथ ही रूसी तेल आयात करने के कारण भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क को भी हटा दिया है। टैरिफ में कटौती होती है। अमेरिका भारत वस्तु पर अपने 25% के पारस्परिक शुल्क को घटा कर कितना कर दिया है? 18% करने पर सहमत हो गया है। और साथ ही जो रूसी तेल आयात करने के कारण भारत पर लगाया जाता था अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क, उसे भी क्या किया? हटा दिया। तुलनात्मक लाभ क्या होता है? संशोधित टैरिफ दर भारत को वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जिन पर 19% टैरिफ है की तुलना में बढ़त दिलाती है, जबकि यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया पर 10 से 15% की दरें लागू है। ठीक है, यह जो है भारत अमेरिका व्यापार संबंध क्या है? द्विपक्षीय व्यापार FY 2025 वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड $132.2 बिलियन रहा है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 119.71 बिलियन था।
व्यापार संतुलन क्या था? वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष $40.82 बिलियन था। प्रत्यक्ष निवेश क्या होता है? FDI। अमेरिका भारत में जो तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। अमेरिका क्या है? भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। सबसे ज़्यादा निवेश कौन करता है? अमेरिका। जिससे कि जिसमें अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक कुल कितना 70.65 बिलियन डॉलर का FDI प्रवाह हुआ है। ठीक है। भारत से अमेरिका को होने वाला जो प्रमुख निर्यात है, भारत का जो अमेरिका का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 के 77.51 बिलियन डॉलर से बढ़ करके वित्त वर्ष 2024-25 में यह 86.51 बिलियन डॉलर हो गया है। क्या? भारत का अमेरिका को निर्यात वित्त वर्ष। ठीक है। और भारत के जो निर्यात में मुख्य रूप से विद्युत मशीनरी, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर एवं धातु, फार्मास्यूटिकल इस्पात, दवाएं और मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण, खनिज, ईंधन तथा लोहे एवं इस्पात की वस्तुएं शामिल थी। ठीक है। क्या क्या भारत से निर्यात किया जाता है? विद्युत मशीनरी, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर एवं धातु, फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद, दवाएं, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण, खनिज, ईंधन तथा लोहे एवं इस्पात की वस्तु। ठीक है। भारत में अमेरिका में होने वाले प्रमुख आयात कौन है? अमेरिका से जो भारत का आयात वित्त वर्ष 2023-24 में के 42.15 बिलियन डॉलर से बढ़ करके वित्त वर्ष 2024-25 में 45.69 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत का जो आयात है मुख्य रूप से खनिज, ईंधन एवं तेल, कीमती पत्थर, धातु, परमाणु रिएक्टर तथा मशीनरी एवं विद्युत उपकरण पर केंद्रित रहे हैं, जो मजबूत ऊर्जा और तकनीक संबंधों को दर्शाते हैं। ये सब क्या होता है? भारत में अमेरिका से आता है, जो कि क्या है? अमेरिका से भारत की मजबूत ऊर्जा और तकनीक संबंधों को दर्शाते हैं। ठीक है। शिक्षा और मानव पूंजी संबंध में क्या है? उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका सबसे पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है। और ये जो हमारे भारत के स्टूडेंट हैं, उनका सबसे पसंदीदा गंतव्य कहाँ बना हुआ है? तो अमेरिका। सितंबर 2023 तक लगभग 3.2 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में अध्ययनरत थे। 2023 में कितना? 3.2 लाख स्टूडेंट, जिनमें से अधिकांश STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित से संबंधित स्नातक कार्यक्रमों में थे। ठीक है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार भारतीय छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 7.7 बिलियन डॉलर का योगदान देते हैं। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 ये क्या है? तो ये चेन्नई ने भारत में पहली बार वर्ल्ड फूड कांग्रेस की मेज़बानी की है। किसने किया है ये? वर्ल्ड फूड कांग्रेस की मेज़बानी चेन्नई ने किया है। ठीक है। मुख्य बिंदु जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो यह द्विवार्षिक मंच मत्स्य पालन, जलीय कृषि, व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा संधारणीयता से जुड़े वैश्विक नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक साथ लाता है। ठीक है। इस आयोजक का विषय है कि समावेशी विकास हेतु सतत समाधान, एक सुरक्षित, न्याय संगत एवं लचीले वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार का निर्माण, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्डिंग्स अ सेफर, फेयर एंड रेजिलिएंट ग्लोबल सी फूड ट्रेड। ठीक है। इसमें जो है पूर्ण सत्र, विशेषज्ञ पैनल, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां तथा सतत समुद्री खाद्य व्यापार निरीक्षण, मानक बाजार तक पहुंच और प्रौद्योगिकी से संबंधित चर्चाएं शामिल की गई। प्रदर्शन में प्रसंस्करण, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, लॉजिस्टिक्स, प्रमाणन तथा कोल्ड चेन प्रणालियों में नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। पीटर हॉगगेट पुरस्कार 2026 की विजेता सुश्री हरिणी रवि तथा सुश्री रीजा जैन
बेनी गार्ड फिलीपींस ने इस आयोजन में भाग लिया। यह कार्यक्रम समुद्री खाद्य निर्यात, खाद्य सुरक्षा, सतत जलीय कृषि प्रथाओं में भारत के बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करता है। ठीक है। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026, इसके बारे में बोलेंगे। इसका जो आयोजन है संयुक्त रूप से इंटरनेशनल एसोसिएशन